अब हम बात करते हैं ह्यूमस यानी कि जो कार्बनिक मृदा कोलॉइड्स है उसके मृदा में महत्व के बारे में। तो कार्बनिक मृदा कोलॉइड्स है, इसके मृदा में क्या क्या महत्व है। ह्यूमस जो होता है वो मृदा के जो गुण हैं और उर्वरता है उनको बनाए रखने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब गुण क्या क्या है, किन किन गुणों को ये बनाए रखता है, उन गुणों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आता है मृदा संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमस का मृदा संरचना से संबंधित क्या इसका महत्व है। धनायन विनिमय क्षमता पढ़ेंगे, मृदा ताप, जल धारण क्षमता, सुगठिता व सहसंजन, उभय प्रतिरोधन क्षमता और पोषक तत्वों की उपलब्धता के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मृदा संरचना के बारे में। ह्यूमस क्या करता है, ह्यूमस की अगर हम बात करें तो ह्यूमस मृदा के कणों को आपस में बांधने का कार्य करता है। आपस में बांधने के कारण मृदा की जो संरचना है उसमें सुधार होता है। तो पहला जो महत्व है ह्यूमस का मृदा में, ह्यूमस क्या करता है, मृदा के कणों को आपस में बांधने का काम करता है, जिसके कारण मृदा की संरचना में क्या होता है, सुधार होता है। उसके बाद में सेकंड आता है हमारे पास में धनायन विनिमय क्षमता। धनायन विनिमय क्षमता यानी कि सीईसी की अगर हम बात करें तो पिछले जो टॉपिक था कार्बनिक और अकार्बनिक मृदा कोलॉइड्स है उसमें पढ़ा हमने अंतर में कि भाई जो ह्यूमस है, ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। धनायन विनिमय क्षमता सिलिकेट मृतिका की तुलना में क्या है, बहुत ही अधिक होती है। इस कारण ह्यूमस क्या है, धनायनों का एक तरीके से भंडार गृह बोल सकते हैं। धनायनों का भंडार गृह है तो इसकी जो धनायन विनिमय क्षमता है वो भी क्या होगी, अधिक पाई जाएगी। और जो धनायन है वो पौधों को आवश्यकता अनुसार क्या होते रहते हैं, प्राप्त होते रहते हैं। और धनायनों के जो निक्षालन है, लीचिंग बोलते हैं जिसको, निक्षालन, ह्यूमस क्या करता है, धनायनों के निक्षालन को भी रोकता है। कि भाई ज्यादा मात्रा में धनायन मिल रहे हैं तो थोड़े बहुत लीचिंग हो जाएंगे, लेकिन फिर भी काफी मात्रा में क्या बच जाएंगे, धनायन बच जाएंगे। वो पौधों को आसानी से क्या होते रहते हैं, उपलब्ध होते रहते हैं। तो कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, धनायन विनिमय क्षमता की बात कर रहे हैं, तो धनायन विनिमय क्षमता ह्यूमस की 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ह्यूमस क्या है, धनायनों का भंडार होता है और ये धनायनों के निक्षालन को भी रोकता है। निक्षालन क्या है, भाई ऊपरी सतह पर कोई भी आयन है उनका अंतःस्राव के द्वारा निचली सतह पर जाना है निक्षालन या फिर लीचिंग कहलाता है। भाई ऊपर की जो भारी सतह है उस पर धनायन पाए जाएंगे, ये घुल करके निचली सतह में ना जा पाए। उसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास में मृदा ताप की बात करें। भाई मृदा ताप के बढ़ोतरी करता है या फिर कमी करता है। तो हमने पढ़ा है कि जो ह्यूमस है काले रंग का पदार्थ होता है या फिर गहरे भूरे रंग का पदार्थ होता है। अब काले रंग का पदार्थ होगा या फिर ह्यूमस क्या है, काले रंग का पदार्थ बोल सकते हैं। तो ये सूर्य की जो किरणें आती हैं उन किरणों को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। ग्रहण करने के फलस्वरूप क्या होता है कि जो मृदा है, मृदा के टेम्परेचर में वृद्धि होती है। तो मृदा ताप की अगर हम बात करें, ह्यूमस काले रंग का पदार्थ होने के कारण सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की किरणों को ग्रहण कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिससे मृदा के टेम्परेचर में वृद्धि होती है। उसके बाद में हम बात करें जल धारण क्षमता की। तो जल धारण क्षमता की बात करें, ह्यूमस के कण भी कैसे होते हैं, बारीक होते हैं। साथ में धनायन विनिमय क्षमता भी ज्यादा पाई जा रही है। और ह्यूमस की जल धारण क्षमता सिलिकेट मृतिका से अधिक होती है, पीछे पढ़ा है हमने। तो इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। जल को अधिक मात्रा में ग्रहण कर लेता है, जिससे पौधों को आसानी से जल क्या होता रहता है, उपलब्ध होता रहता है, प्राप्त होता रहता है। और जल का अगर हम बात करें, जल ज्यादा मात्रा में रहेगा, पौधों को आसानी से प्राप्त होगा, तो उपज में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होती है। तो तीसरा पॉइंट था हमारे पास में जल धारण क्षमता भी समझ में आया होगा। ह्यूमस की जल धारण क्षमता अधिक होती है, जिससे जल पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है।
उसके बाद में अगली अगर हम बात करें सुगठिता व सहसंजन के गुणों के बारे में, तो इसमें सुगठिता और सहसंजन, ह्यूमस की बात कर रहे हैं। ह्यूमस में सुगठिता व सहसंजन का जो गुण है वो बहुत ही कम पाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में उभय प्रतिरोधन क्षमता। इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई, उभय प्रतिरोधन क्षमता क्या होती है। तो उभय प्रतिरोधन क्षमता की बात करें कि भाई कोई भी मृदा है, उस मृदा की एक निश्चित उभय प्रतिरोधन क्षमता होती है। ह्यूमस की जो उभय प्रतिरोधन क्षमता है, यानी कि जो अंग्रेजी में बफर बोलते हैं उभय को, या बफर सॉल्यूशन बोल सकते हैं उभय प्रतिरोधी विलयन को। तो उभय प्रतिरोधन क्षमता की बात करें तो कोई भी हमारे पास में मृदा है, उस मृदा में यदि ह्यूमस पाया जा रहा है, ह्यूमस की जो उभय प्रतिरोधन क्षमता होती है वो बहुत ही अधिक होती है। अब बात यह आती है कि भाई उभय प्रतिरोधन क्षमता है क्या। मृदा में यदि हम अम्ल डाल दें या फिर क्षार डाल दें, यानी कोई भी अम्लीय पदार्थ डाल दें या फिर क्षारीय पदार्थ डाल दें, तो एकदम से उस मृदा के पीएच में परिवर्तन नहीं होता है, वो उसको सहन कर लेती है। सहन किसके कारण कर पा रही है? ह्यूमस के कारण। भाई ह्यूमस की उभय प्रतिरोधन क्षमता अधिक होने के कारण मृदा में यदि ह्यूमस पाया जा रहा है तो उसमें उस मृदा में यदि हम अम्ल डाल दें या फिर क्षार डाल दें तो जो मृदा है उसके पीएच मान में अचानक से परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि जो मृदा का पीएच है उसको बनाए रखने का भी ये कार्य करता है। तो उभय प्रतिरोधन क्षमता समझ में आई होगी। उभय प्रतिरोधन क्षमता की बात करें कि जो हमारे पास में ह्यूमस के जो कण हैं मृदा में प्रतिरोधकता उत्पन्न करते हैं, यानी कि जो अम्ल है और क्षार है उनसे लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण क्या है कि मृदा में क्षार या अम्ल डाल देते हैं तो मृदा के पीएच में अचानक से परिवर्तन नहीं आता है। उसके बाद में आता है लास्ट पोषक तत्वों की उपलब्धता। तो पोषक तत्वों की उपलब्धता की बात करें, ह्यूमस है, नेगेटिव चार्ज पाया जा रहा है, धनावेश स्थित आयनों को सतह की ओर क्या करता है? आकर्षित करेगा, धनायनों का भंडार गृह होगा। इस कारण पोषक तत्व, बहुत सारे पोषक तत्व ह्यूमस में पाए जाते हैं, आयन्स पाए जाते हैं। तो ये पोषक तत्व हैं या फिर आयन हैं, ये पौधों को आसानी से क्या होते रहते हैं? उपलब्ध होते रहते हैं। तो ये थे ह्यूमस के, यानी कि कार्बनिक जो कोलाइड्स है इसके मृदा में महत्व। क्या क्या पढ़ा हमने? मृदा संरचना को सुधारता है, उसके बाद में धनायन में क्षमता भी ज्यादा पाई जाती है, मृदा के टेम्परेचर में भी वृद्धि करता है ह्यूमस, उसके बाद में जल धारण क्षमता को भी बढ़ाता है, सुगठिता व सहसंजन का गुण कम पाया जाता है, उसके बाद में उभय प्रतिरोधन क्षमता में बढ़ोतरी करता है, यानी कि अम्लों और क्षारों को सहने की शक्ति प्रदान करता है, पोषक तत्वों का संग्रहण करता है जिससे पोषक तत्व पौधों को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, जो नेक्स्ट पार्ट आता है, यानी कि जो चैप्टर है, चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक आता है मृतिका कणों पर आवेश की उत्पत्ति। भी जो मृतिका के जो कण हैं उस पर आवेश कैसे उत्पन्न होता है, तो ये भी जानते हैं मृतिका के कणों पर ऋणावेश पाया जाता है और इसकी उत्पत्ति दो प्रकार पढ़ेंगे। दो प्रकार आते हैं इसमें, पहला खुले क्रिस्टलीय किनारों के द्वारा और दूसरा आता है समाकृतिक प्रतिस्थापन के द्वारा। अब हम बात करते हैं जो मृतिका के जो कण हैं उस पर आवेश की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। क्ले के जो कण हैं, क्ले के कणों पर आवेश की उत्पत्ति किन किन कारणों से होती है, उन कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मृतिका है या फिर जो क्ले है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, शुरू से ही पढ़ते हुए आए हैं। तो जो आवेश है, नेगेटिव चार्ज है, ये किन किन कारणों के द्वारा उत्पन्न होता है, तो मुख्यतः इसमें दो कारण आते हैं। पहला आता है खुले क्रिस्टलीय किनारे, उसके बाद में सेकंड आता है हमारे पास में पहला आता है खुले क्रिस्टलीय किनारों द्वारा, दूसरा आता है हमारे पास में समाकृतिक प्रतिस्थापन द्वारा। समाकृतिक प्रतिस्थापन द्वारा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खुले क्रिस्टलीय किनारों द्वारा।
खुले क्रिस्टलीय किनारों की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि जो मृत्तिका है यानी कि जो क्ले है, क्ले के ऊपर या क्ले में 2 परतें या फिर 3 परतें पाई जाती हैं। सिलिका की परत पाई जाती है या फिर एल्यूमिना की परत पाई जाती है। तो 2 परतों के बारे में चर्चा कर लेते हैं भाई। जो सिलिका की जो परत है, सिलिका परत व एल्यूमिना की जो परत है, इन परतों के जो बाहरी किनारे हैं, परत के बाहरी किनारों पर असंतृप्त संयोजकताएं पाई जाती हैं। संतृप्त अवस्था में नहीं होती हैं। ये कैसी पाई जाती हैं? असंतृप्त संयोजकताएं पाई जाती हैं। और इनके जो किनारे हैं, सिलिका की जो परत है या फिर एल्यूमिना की जो परत है, इनके जो बाहरी किनारे हैं, बाहरी किनारों पर ऑक्सीजन व हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। ये बात भी हम जानते हैं, पीछे पढ़ा है हमने कि भाई जो सिलिका की परत है या फिर एल्यूमिना की परत है, बाहरी परत के जो किनारे हैं असंतृप्त अवस्था में होते हैं और इनके जो बाहरी किनारे हैं उन पर ऑक्सीजन व हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े होते हैं और ये ऋणायन के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि ऑक्सीजन व हाइड्रोक्सिल समूह है, ये ऋणायनों का क्या होते हैं? स्रोत होते हैं, ऋणायन के रूप में कार्य करते हैं। अब बात करते हैं ऋणायन के रूप में कार्य करते रहते हैं। साथ में जो इनके जो किनारे हैं, इन किनारों से कौन जुड़ा हुआ होता है? सिलिकॉन व एल्यूमिनियम के जो आयन है वो क्या होते हैं? चिपके हुए रहते हैं। हाइड्रोक्सिल या फिर ऑक्सीजन के जो बंध है पीछे पढ़ा था संरचनाओं में, उनसे सिलिकॉन व एल्यूमिनियम आयन क्या होते हैं? चिपके हुए रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई उच्च पीएच पर, यानी कि जो मृदा है उसका पीएच अचानक से क्या हो जाए? बढ़ जाए, या फिर उच्च पीएच बोल सकते हैं, अचानक को भी छोड़ें। उच्च पीएच पर क्या होता है? जो हाइड्रोक्सिल आयन होता है, उच्च पीएच पर हाइड्रोक्सिल जो मूलक है, मूलक का जो H+ आयन है, ये विघटन के द्वारा क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। उच्च पीएच पर OH- यानी कि हाइड्रोक्सिल जो मूलक है, मूलकों का H+ आयन विघटन के द्वारा यानी कि टूट करके क्या हो जाता है? अलग हो जाता है और अलग होने के कारण इनके ऊपर आवेश की क्या हो जाती है? उत्पत्ति हो जाती है। और जो ये आवेश का जो मान है ये पीएच मान पर क्या करता है? निर्भर करता है। आवेश किस पर निर्भर कर रहा है? पीएच मान पर निर्भर करता है। तो ये तो था खुले क्रिस्टलीय किनारों के द्वारा जो मृत्तिका है, मृत्तिका के कणों पर चार्ज कैसे उत्पन्न हुआ। सिलिका की परत या एल्यूमिना की जो परत है, इसके बाहरी किनारे असंतृप्त संयोजकताओं के द्वारा यानी कि असंतृप्त संयोजकताएं पाई जाती हैं। बाहरी किनारे पर ऑक्सीजन व हाइड्रोक्सिल जो समूह है वो जुड़े होते हैं, ये ऋणायनों के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद में और इनके जो किनारे हैं, किनारों पर सिलिकॉन व एल्यूमिनियम है, ये चिपके हुए होते हैं। उच्च पीएच है, उच्च पीएच की बात करें तो उच्च पीएच पर जो OH मूलक है, हाइड्रोक्सिल मूलक है, इनका H+ आयन है, ये विघटन के द्वारा क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, जिसके कारण किसका निर्माण हो जाता है? यानी किस जो मृत्तिका है, मृत्तिका के कणों पर आवेश की क्या हो जाती है? उत्पत्ति हो जाती है। तो अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या क्या होता है? पीएच मान पर निर्भर कर रहा है। तो सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड है हमारे पास में, इसके नजदीक में कौन चिपका हुआ है? हाइड्रोक्सिल समूह ये है। तो उच्च पीएच की अगर हम बात करें, उच्च पीएच पर क्या होगा? यहां से जो H+ आयन है वो रिमूव होकर के इससे जुड़ जाएगा OH- से, और जो नेगेटिव चार्ज है इसके पास में आ जाएगा, यानी कि H आयन यहां से निकलेगा तो ये तो जल के रूप में बदल जाएगा, ये दोनों क्रिया करके, और यहां से हाइड्रोजन आयन और OH आयन मिलकर के किसके रूप में? H2O के रूप में, जल के रूप में बदल जाएंगे। और जो ये सिलिकॉन है यानी कि जो सिलिका की परत है, इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज
आ जाएगा। यानी कि इस तरीके से जो मृतिका के कण है, मृतिका के कणों पर क्या हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया। इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, दूसरा एग्जाम्पल आता है हमारे पास में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। ये भी हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हुए हैं। उच्च पीएच पर क्या होगा, पीएच का मान यदि हाई है तो उच्च पीएच पर क्या होगा, ऐसे एच आयन निकलेगा। OH आयन के पास में जाएगा तो किस में बदल जाएगा, जल के रूप में बदल जाएगा, यानी कि जल का निर्माण हो जाएगा। और एल्युमिनियम है, ये किसके रूप में बदल जाएगा, ये यहाँ पर आवेशित हो जाएगा। तो इस प्रकार खुले क्रिस्टलीय किनारों के द्वारा क्या होता है, मृतिका के कणों पर आवेश उत्पन्न होता है। उसके बाद में सेकंड कारण आता है समाकृतिक प्रतिस्थापन के द्वारा। तो समाकृतिक प्रतिस्थापन की बात करें, भाई समाकृतिक प्रतिस्थापन क्या होता है। मृदा जो कोलाइड है, मृदा कोलाइड पर एक जैसे आकार का और धनात्मक संयोजकता वाले एक आयन द्वारा दूसरे आयन का प्रतिस्थापन करना ही क्या कहलाता है, समाकृतिक प्रतिस्थापन कहलाता है। समाकृतिक प्रतिस्थापन की बात करें, मृदा कोलाइड है, मृदा कोलाइड में आकार भी कैसा होगा, एक जैसे ही आकार का, और साथ में कण कैसा होना चाहिए, धनावेशित होना चाहिए, धनावेशित कण का या फिर धनायन का। दूसरे धनायन के द्वारा एक आयन का दूसरे आयन के द्वारा प्रतिस्थापन करना, उसको रिप्लेस करना ही क्या कहलाता है, समाकृतिक प्रतिस्थापन कहलाता है। कि मृदा कोलाइड है, मृदा कोलाइड्स में एक जैसा आकार और धनात्मक संयोजकता वाले एक आयन के द्वारा दूसरे आयन का प्रतिस्थापन ही समाकृतिक प्रतिस्थापन कहलाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि जो मृतिका है उसमें सिलिकॉन आयन ऑक्सीजन के साथ में अधिशोषित है। दूसरा उसका जो प्रतिस्थापन है एल्युमिनियम आयन के द्वारा हो जाए तो जो ऋणावेश है, एक ऋणावेश क्या हो जाता है, बच जाता है। जैसे ऑक्सीजन है, सिलिकॉन के ऊपर +4 चार्ज पाया जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज पाया जाता है। ये आयन है हमारे पास में। इस आयन की बात करें तो जो ये आयन है या फिर ये मृतिका है, इसके ऊपर कैसा चार्ज है, उदासीन है, आवेश रहित है, आवेश रहित आयन है। इसकी बात करें, सिलिका की परत होगी। अब यहां से जो सिलिकॉन है इसका प्रतिस्थापन एल्युमिनियम आयन के द्वारा हो जाए तो एक जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाता है, शेष बच जाता है, और जो प्रतिस्थापन है वो आयनिक प्रतिस्थापन हो जाता है, यानी कि इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज पाए जा रहे हैं, -2 चार्ज है। एल्युमिनियम आएगा तो एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, +3 होती है। इसी तरीके से दूसरा ऑक्सीजन होगा तो इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसके ऊपर क्या हुआ, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो गया। प्रतिस्थापन कौन सा हुआ, आयनिक प्रतिस्थापन। तो यहां पर था जो सिलिकॉन आयन है +4 संयोजकता थी, ऑक्सीजन -2 और -2 -4 हो गई, तो -4 ऑक्सीजन और +4 सिलिकॉन। उदासीन अवस्था में यहां पर सिलिकॉन के स्थान पर एल्युमिनियम आयन आया तो एल्युमिनियम आयन की तो संयोजकता 3 थी, एक नेगेटिव चार्ज क्या बच गया, शेष बच गया। इसी तरीके से दूसरे क्ले की अगर हम बात करें, दूसरा एग्जाम्पल लें, भी दूसरी क्ले है एल्युमिनियम का प्रतिस्थापन मैग्नीशियम के द्वारा हो जाए तो उसमें भी क्या हो जाता है कि भाई एक ऋणावेश क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो एल्युमिनियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम।
एल्युमिनियम है +3 संयोजकता होती है, हाइड्रोक्साइड आयन है -1 है। इस साइड की बात करें तो इधर ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है। तो इसकी बात करें, ऑक्सीजन के 2 आवेश यहाँ पे हो गए, 1 आवेश यहाँ पे हो गए, 3 आवेश हो गए। एल्युमिनियम के भी कितने आवेश हो गए? 3 आवेश हो गए। तो ये हो गई एल्यूमिना की परत हो गई। कैसी है ये परत? आवेश रहित परत है। अब यहां पर एल्युमिनियम आयन है, इसका प्रतिस्थापन मैग्नीशियम आयन के द्वारा हो जाए तो इस पर भी क्या रह जाएगा? एक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश क्या रह जाता है? शेष रह जाएगा। यानी कि इसके ऊपर भी क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है। देखिए ऑक्सीजन है -2 चार्ज हो गए, उसके बाद में मैग्नीशियम आएगा तो मैग्नीशियम के ऊपर तो +2 चार्ज होता है। इसी तरीके से OH है, OH के ऊपर -1 चार्ज है, तो -2 और एक चार्ज ये -3 हो गए, इसके ऊपर +2 ही रह गया। तो यहां पर भी एक आवेश क्या हो गया? शेष रह गया, ऋणात्मक आवेश आ गया इसके ऊपर। और प्रतिस्थापन कैसा हो गया? आयनिक प्रतिस्थापन, यानी कि आयनों के रूप में क्या हो गया? आयनों का आदान प्रदान हो गया, आयनिक प्रतिस्थापन। तो ये था हमारे पास में मृतिका कणों के ऊपर आवेश की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। मृदा कोलोइड्स चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। तो बात कर रहे थे हम मृतिका के कणों पर 2 प्रकार से आवेश उत्पन्न हो रहा है, खुले क्रिस्टलीय किनारों के द्वारा और दूसरा समाकर्तिक प्रतिस्थापन के द्वारा। समाकर्तिक प्रतिस्थापन किसे कहेंगे? मृदा कोलोइड में एक जैसे ही आकार के आयन है, धनात्मक संयोजकता वाले होने चाहिए, उनका दूसरे आयनों के द्वारा प्रतिस्थापन ही क्या कहलाता है? समाकर्तिक प्रतिस्थापन कहलाता है। एग्जाम्पल लिया हमने, यहाँ पर एल्यूमिना की परत है। एल्यूमिना की परत को यानी एक जैसे ही आकार का आयन है, इसको दूसरा धनायन क्या कर रहा है? प्रतिस्थापित कर रहा है। प्रतिस्थापित करने के दौरान इस पर क्या आ रहा है? आवेश की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, इसी कारण मृतिका के कणों पर क्या आ रहा है? आवेश उत्पन्न हो रहा है। इसी तरीके से ये एग्जांपल हमारे पास में दूसरा सिलिकॉन है, इसको दूसरा धनायन एल्युमिनियम आयन प्रतिस्थापित कर रहा है, तो इस पर भी किसकी हो गई? आवेश की उत्पत्ति हो गई। उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। मृदा कोलोइड्स जो चैप्टर था वो समाप्त होता है, उसके बाद में बात करेंगे जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।